नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना? 1773 से 85। हाँ, पहला बड़ा माम। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब क्या था? क्या ये बस कागजी काम था? नहीं, कागजी काम से कहीं ज्यादा था ये। असल में ये वो टाइम था जब लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि भाई उनकी एक कंपनी भारत में तलवार के दम पर राज फैला रही है। हाँ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का ये कोशिश थी कि कंपनी पर थोड़ी लगाम कसी जाए, उसे कंट्रोल में लाया जाए। हेस्टिंग्स बेचारे इस अजीब सी सिचुएशन में थे। एक तरफ कंपनी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे मराठों से, मैसूर से। हाँ। दूसरी तरफ प्रशासन की नींव रख रहे थे और साथ ही लंदन से जो दखलंदाजी बढ़ रही थी उससे भी जूझ रहे थे। ये असल में ब्रिटिश राज की आप कह सकती हैं एक अनप्लान्ड शुरुआत थी। दिलचस्प। मतलब एक तरफ लंदन से कंट्रोल की कोशिश, दूसरी तरफ भारत में एक्सपेंशन। बिल्कुल। और इसी एक्सपेंशन में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और फिर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 का नाम आता है। कॉर्नवालिस ने वो स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसका असली मतलब क्या था और असर क्या हुआ? हाँ, स्थायी बंदोबस्त 1793 में ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमीन से जुड़ा एक बहुत बड़ा चेंज था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों के साथ लगान की रकम फिक्स कर दी, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, परमानेंट। इससे अंग्रेजों को दो फायदे हुए, एक तो फिक्स इनकम मिल गई और दूसरा एक वफादार जमींदार क्लास तैयार हो गया। लेकिन किसानों का क्या? किसानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उनका शोषण बेतहाशा बढ़ गया। ये वो सिस्टम था जिसने गांव के भारत का जो पावर बैलेंस था उसे लंबे समय के लिए बदल दिया। कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक करने की कोशिश भी की। वो कॉर्नवालिस कोड वगैरह लाया। अच्छा। और वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस, सुनने में तो लगता है जैसे कोई मदद की संधि हो। अरे नाम पर मत जाइए। ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फैलाने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका था। कैसे? अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे, देखो हम तुम्हारी बाहर के हमलों से रक्षा करेंगे, तुम बस हमारी एक सेना अपनी राजधानी में रखो और उसका खर्चा उठाओ। अच्छा, और हाँ, तुम किसी और यूरोपियन पावर से या दूसरे भारतीय राजाओं से हमारी इजाजत के बिना कोई रिश्ता नहीं रखोगे। ओहो, तो मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। बिल्कुल। नतीजा, भारतीय राज्य धीरे धीरे अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल आजादी खो बैठे। हैदराबाद जैसे बड़े बड़े राज्य भी इसमें फंस गए। और वेलेस्ली ने सिर्फ संधियों से नहीं, युद्ध से भी साम्राज्य बढ़ाया। टीपू सुल्तान का अंत उसी के टाइम में हुआ था, मैसूर युद्ध में। यानी संधि भी और तलवार भी, दोनों से कब्जा। उस समय की एक बड़ी ताकत मराठा थे। उनका क्या हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में शायद 1813 से 1823। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने वो काम पूरा किया जो काफी टाइम से चल रहा था, मराठा पावर को पूरी तरह खत्म करना। अच्छा। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1817-19 में। उसके बाद मराठा कन्फेडरेसी खत्म हो गई और ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी ताकत बन गए। इसी दौरान साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में रैयतवाड़ी सिस्टम भी लागू हुआ। ये स्थायी बंदोबस्त से अलग था? हाँ, बिल्कुल अलग। इसमें अंग्रेज सीधे किसानों से यानी रैयत से लगान तय करते थे। कागज पर तो किसान जमीन का मालिक था, पर लगान इतना ज्यादा होता था कि वो अक्सर कर्ज में डूब जाता था। तो मतलब कंपनी का दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया। इसके बाद हम कुछ सामाजिक सुधारों की बात भी सुनते हैं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 और सती प्रथा का खात्मा 1829। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों का लिबरलिज्म था? ये थोड़ा मिक्स्ड मामला था। देखिए, राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों का बहुत बड़ा प्रेशर और योगदान था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश साइड में भी कुछ लिबरल सोच वाले लोग थे, लेकिन साथ ही अंग्रेजों को ये दिखाने का भी मौका मिला कि देखो, हम पिछड़े भारत को सिविलाइज्ड बना रहे हैं। इससे उनके राज को एक मॉरल जस्टिफिकेशन मिलता था। अच्छा, मतलब अपनी इमेज बिल्डिंग भी। हाँ, कह सकते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी का दमन, ये महत्वपूर्ण कदम थे। और इसी समय 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए। अब वो पूरी तरह ब्रिटिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बन गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा और बेंटिक पहले बने। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856।
इनका नाम सुनते ही रेलवे, टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न चीजें याद आती हैं, पर साथ ही वो व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसा कंट्रोवर्शियल कदम भी। ये कैसा मिक्स था? डलहौजी वाकई में एक इम्प्रूवर था, पर ब्रिटिश इंटरेस्ट के नजरिए से। उसने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई, बॉम्बे से थाने 1853 में। हाँ, टेलीग्राफ लाए, सस्ता पोस्टल सिस्टम शुरू किया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD बनाया। ये सब भारत के मॉडर्नाइजेशन में काम आए, पर इनका पहला मकसद था ब्रिटिश सेना को तेजी से कहीं भी पहुंचाना, कच्चा माल पोर्ट्स तक लाना और एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाना। बुट्स डिस्पैच ने एजुकेशन की नई पॉलिसी रखी, लेकिन उसका वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो गोद लिया बेटा राजा नहीं बनेगा और राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। उसने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को हड़पने का बहाना दे दिया। और इससे तो बहुत गुस्सा फैला होगा। जबरदस्त गुस्सा, भारतीय शासकों में भी और आम जनता में भी। और क्या यही गुस्सा लॉर्ड कैनिंग 1856 to 1862 के समय 1857 के बड़े विद्रोह के रूप में फूटा? बिल्कुल। डलहौजी की नीतियां, सैनिकों में वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह और सालों से जो असंतोष जमा हो रहा था, सब मिलकर 1857 के विद्रोह का कारण बने। और ये विद्रोह इतना बड़ा था कि इसने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। हाँ, बिल्कुल। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, यानी रानी का सीधा रिप्रेजेंटेटिव। कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय बने। तो अब शासन सीधे क्राउन का। इसके बाद रवैया बदला क्या? हम लॉर्ड लिटन 1876-1880 और लॉर्ड रिपन 1880-1884 के समय में दो बिल्कुल अलग तरह की पॉलिसीज देखते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। लिटन पक्के इंपीरियलिस्ट थे। उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लाया, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर रोक लगाने की कोशिश हुई। अच्छा। आर्म्स एक्ट 1878 से भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल कर दिया। दिल्ली में शानदार दरबार लगाया, क्वीन विक्टोरिया को काइसर ए हिंद घोषित किया, और ये तब जब भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन रिपन ने तो कुछ अच्छे काम किए सुने हैं। उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। हाँ, रिपन कुछ लिबरल सोच के थे। उन्होंने लिटन का प्रेस एक्ट रद्द किया, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 लाए, जिससे बच्चों की मजदूरी पर कुछ रोक लगाने की कोशिश हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 1882। इसीलिए उन्हें ये टाइटल मिला। लेकिन फिर वो इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? हाँ, वो एक बड़ा टेस्ट केस था। रिपन ने इल्बर्ट बिल के जरिए कोशिश की कि भारतीय जज भी यूरोपियन लोगों के मुकदमे सुन सके। तो इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इतना हंगामा हुआ कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा, उसमें बदलाव करने पड़े। इस घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि नस्लीय भेदभाव कितना गहरा है और उन्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और शायद इसी माहौल में लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के टाइम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। क्या ये अंग्रेजों की ही चाल थी, जैसा कुछ लोग कहते हैं, वो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी? हाँ, ये बहस तो आज भी चलती है। एक थियरी है सेफ्टी वॉल्व की, कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे A.O. ह्यूम। उन्होंने डफरिन के इशारे पर कांग्रेस बनवाई ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है वो बातचीत के रास्ते निकल जाए, कोई बड़ा विद्रोह ना हो। दूसरी सोच ये है कि नहीं, ये पढ़े लिखे भारतीयों की अपनी जरूरत थी कि वो मिलकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखें। सच शायद कहीं बीच में हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का बनना भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। अब 20वीं सदी की शुरुआत में आते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905, इनका बड़ा दबदबा था। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, लेकिन साथ ही बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया। ये विभाजन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ? कर्जन मतलब बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतने ही बड़े साम्राज्यवादी भी। उन्होंने पुलिस, यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सब में सुधार किए, पर 1905 में बंगाल का जो विभाजन किया, जिसका सरकारी कारण बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा होगी। हाँ, बहाना तो यही था। उसे नेशनलिस्ट ने बांटो और राज करो की पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत माना। उन्हें लगा कि ये बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था,
खासकर हिंदू मुस्लिम एकता, उसे तोड़ने की कोशिश है। अच्छा। और इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उसने पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई एनर्जी, एक नई आग दे दी। हाँ, बंगाल विभाजन बाद में रद्द भी हुआ, पर लगता है उसने जो चिंगारी लगाई वो बुझी नहीं। बिल्कुल नहीं। लॉर्ड मिंटो 2 1905-1910 के समय मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 आए। इनमें क्या खास बात थी? हाँ, विभाजन तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम रद्द हुआ, जब कैपिटल भी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई। लेकिन मॉर्ले मिंटो सुधार यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, उसने एक ऐसी चीज शुरू की जिसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा हुआ। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन मंडल। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। इसने इंडियन पॉलिटिक्स में जो कम्युनल डिवीजन था उसे एक तरह से लीगल शक्ल दे दी। ओह, ये तो खतरनाक था। बहुत। इसी दौर में मुस्लिम लीग 1906 भी बनी थी और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का स्प्लिट सूरत 1907 भी हुआ था। अब हम गांधी युग की दहलीज पर आ गए हैं। पहला विश्व युद्ध का समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-21 का कार्यकाल तो बहुत ही उथल-पुथल वाला रहा। लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, पर साथ ही रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। बाप रे। बिल्कुल। एक तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिससे प्रोविंसेस में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डायरार्की या द्वैध शासन की बात हुई, जो खैर किसी को खास पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून आया, जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। और इसी के विरोध में, हाँ, इसी की शांतिपूर्ण विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी। 13 अप्रैल 1919। भयानक। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 की जमीन तैयार की। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम सही मायनों में एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बनने लगा था। इसके बाद के दशकों में तो आंदोलन और तेज होता गया। लॉर्ड इरविन 1926-1931 का समय, साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट, फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। हाँ, और फिर गांधी जी का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इरविन के बाद विलिंगडन 1931-36 के समय गोल में सम्मेलन हुए, पूना पैक्ट हुआ और सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। इस 1935 के एक्ट की क्या अहमियत थी? ये आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। इसने प्रांतों को काफ़ी ऑटोनॉमी दी और एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्लान भी पेश किया। हालांकि वो फेडरेशन वाला हिस्सा कभी लागू नहीं हो पाया। हमारे आज के संविधान पर भी इसका बहुत गहरा असर है। अच्छा। इसी एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन ये भी आज़ादी की मांग को पूरा नहीं कर सका। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936-1944 का कार्यकाल तो पूरा इसे युद्ध के साये में बीता। हाँ, बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग 1940 भी इसी दौरान तेज हुई। दूसरे विश्व युद्ध ने आज़ादी की प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे कांग्रेस बहुत नाराज हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मांग? हाँ, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में अपना मशहूर रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग साफ तौर पर रखी गई। अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा 1942, और बात नहीं बनी। पर बात नहीं बनी। युद्ध खत्म होते होते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। सवाल बस ये था कि कैसे और कब। और फिर अंत नजदीक आना लगा। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 ने शिमला कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मिशन आया, रास्ता निकालने की कोशिशें हुई, पर बात बनी नहीं। वेवल के टाइम में भारत को एकजुट रखने की आखिरी कोशिशें हुई, खासकर कैबिनेट मिशन 1946 के जरिए। उसने एक लूज फेडरेशन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका था और कम्युनल दंगे, खासकर लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, इतने बढ़ गए थे कि ये प्लान फेल हो गया। और ब्रिटेन में एटली की लेबर सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब भारत से निकलना ही है, जल्दी से जल्दी। लॉर्ड माउंटबेटन आए,
मार्च 1947, अगस्त 1947, और उन्होंने बहुत तेजी से भारत के विभाजन और आज़ादी का प्लान बना दिया। हाँ, माउंटबैटन को एक डेडलाइन मिली थी, जून 1948 तक सत्ता सौंपनी थी। उन्होंने आते ही तेजी से सब नेताओं से बात की और जून 3 प्लान 3 जून 1947 पेश कर दिया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होंगे। इतनी जल्दी? बहुत जल्दी। इसे कांग्रेस और लीग दोनों ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। सीमाओं को तय करने के लिए रेडक्लिफ कमीशन बना, जिसने बहुत ही हड़बड़ी में नक्शा खींचा, जिसके नतीजे हम जानते हैं कितने भयानक हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने? हाँ, कुछ समय के लिए। उनके बाद सी राजगोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने और फिर 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो ये पद हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये थी लगभग पौने 200 साल की कहानी, एक कंपनी के एजेंट से शुरू होकर एक साम्राज्य के वायसराय तक और फिर आज़ादी। हमने देखा कैसे पॉलिसीज बनी, युद्ध हुए, समाज बदला, विरोध बढ़ा और आखिरकार ब्रिटिश राज खत्म हुआ। इसने आज के भारत पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है ना? बिल्कुल। आज भी हम जो एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, एजुकेशन, रेलवे के स्ट्रक्चर देखते हैं, उनमें से बहुत कुछ इसी दौर में बना, लेकिन साथ ही इसी दौर में पैदा हुए कुछ विवाद, कुछ बंटवारे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें विरासत में मिली। इस इतिहास को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि ये आज हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। वाकई सोचने वाली बात है। जैसे अंग्रेजों ने कोई एक प्रशासनिक सीमा बना दी या कोई आर्थिक नीति शुरू की, आज भी हमारे इलाके या देश पर उसका क्या असर दिखता है, शायद हमारे सुनने वाले इस पर सोच सकते हैं। इस दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।